हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज यह है हमारा वर्णमाला का तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने अक्षरों को निकालना जाना यानी वर्णों को आधा करने का तरीका हमने देखा है, जिसमें हमने व्यंजन देखे कैसे हलंत लगाकर आधे किए जाते हैं। आज उसी श्रृंखला में आगे चलते हुए हम देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण। तो हम देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण। देखें तो सबसे पहले स्वर को बांटा गया है मात्रा के आधार पर। काय के आधार पर बांटा गया मात्रा के आधार पर। पहला होता है हमारा ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर को लघु स्वर भी कहते हैं और एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, और दीर्घ स्वर को बड़ा स्वर भी कहते हैं और द्विमात्रिक स्वर भी कह देते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है हमने देखी थी, तो 11 स्वरों की संख्या होती है। कौन कौन से? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, औ। ये हमारे कितने होते हैं? टोटल स्वर 11 होते हैं। तो इन्हीं का हम पहले मात्रा के आधार पर वर्गीकरण देख लेते हैं। तो हस्वर कौन से होते हैं? तो हस्वर होते हैं जैसे आ, छोटा ई, छोटा ओ और री। ये कैसे होते हैं? हमारे हस्वर होते हैं। और दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? जैसे बड़ा वाला आ, बड़ी ई, छोटा ऊ, छोटा ए, ऐ, ओ, औ। ये सभी क्या होते हैं? हमारे दीर्घ स्वर होते हैं, यानी बड़ा स्वर भी कहते हैं। तो हस्वर के हस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 1, 2, 3, 4। तो टोटल हस्वर कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। और दीर्घ स्वर कितने होते हैं? तो दीर्घ स्वर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। क्लियर हुआ? अब हम देख लेते हैं हस्वर है क्या चीज़। हस्व या लघु या एक मात्रिक जिसके उच्चारण में कम समय लगे उसे हम कहते हैं रहस्व स्वर। क्या कहते हैं उसे? रहस्व स्वर कहते हैं, हस्वर नहीं कहते हैं। और जिसके उच्चारण में लघु स्वर से दोगुना समय लगे उसे हम बोल देते हैं दीर्घ स्वर बोल देते हैं। क्लियर हुआ? जिसमें कम समय लगे उसे हम बोल देते हैं लघु स्वर, और जिसमें लघु स्वर से दोगुना समय लगे उसे हम बोल देते हैं दीर्घ स्वर। कौन कौन से? ये हमने देखे दीर्घ स्वर कौन से होते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, छोटा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। इनको उच्चारण करके देखो, समय ज़्यादा लगेगा। अब प्लुत स्वर कौन से होते हैं? तो प्लुत स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से कुछ अधिक समय लगे, यानी दीर्घ स्वर से इससे थोड़ा सा ज़्यादा समय लगे उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं लघु स्वर से 3 गुना समय ज़्यादा लगे तो उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। ये ज़्यादातर संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं प्लुत स्वर। जैसे कौन कौन से? एक शब्द है हमारा ओम। देखो जब हम इसको उच्चारण करते हैं तो इससे समय ज़्यादा लगता है। जैसे राम, राम हुआ, इनमें समय ज़्यादा लगता है। ठीक है, हम जान लेते हैं जो लघु स्वर है। लघु स्वर का जो दर्शन चिन्ह होता है वो ये दिख रहा होगा खड़ी पाई की जैसे, ये इसका दर्शन चिन्ह होता है, यानी ये छोटे को दिखाता है, छोटी मात्रा, एक मात्रा जिसे हम बोल देते हैं। और दीर्घ स्वर की बात करें जैसे द्विमात्रिक, तो ये जो एस बना हुआ है ये 2 मात्रा को दिखाता है। तो 2 मात्रा यानी बड़े आ को रिप्रेजेंट करना है, बड़ी ई को रिप्रेजेंट करना मात्रा के रूप में, तो हम कैसे इसे एस बनाकर रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हमें एक मात्रिक स्वर यानी लघु स्वर को रिप्रेजेंट करना है तो ये हम लगाकर रिप्रेजेंट करते थे, एक मात्रा लगाकर। ठीक है, देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे हमें राम लिखते हैं, एक पेज ले लेते हैं, कैसे लिखते हैं इसको हम। मान लो मैंने एग्जाम्पल ले लिया रा। हम जानते हैं रा किससे मिलकर बना होता है? रा आधा धन आ, इससे मिलकर बना होता है। तो आ का जो मात्रा होती है वो हो जाएगी 1, ये एक मात्रिक हो जाएगी। जबकि अगर हम जान लें ये है हमारा व्यंजन, और व्यंजन का क्या होता है? कोई भी मात्रा नहीं होती है। नोट डाउन कर लिख लेना कि व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती है, खाली स्वरों की मात्राएं होती है। या छोटी होती है एक मात्रिक, एक होती है द्विमात्रिक। अगर हम ऐसे लिखें रा, तो हम देखेंगे इसमें क्या क्या छुपा हुआ है? आधा रा और आ छुपा हुआ है। और आगे क्या होती है? बड़ा हो गया, दीर्घ स्वर हो गया, तो दीर्घ स्वर का हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मात्रा के रूप में? तो एस बनाकर। ये हमारा हो जाएगा द्विमात्रिक। ठीक है, आया समझ में? आइए हम प्रयोग करेंगे आगे जाके, जब हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पे नोट डाउन के लिखा हुआ है व्यंजन की मात्रा नहीं होती है, मात्रा सिर्फ स्वरों की होती है। ठीक है, इसलिए स्वर को क्या हम अच भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? अच। क्योंकि व्यंजन की मात्रा नहीं होती, उनमें हमने देखा व्यंजनों में हलंत लगा के आधा किया जाता, तो इसे हल भी कह देते हैं। व्यंजनों को क्या बोला जाता है? हल। और स्वरों को क्या बोल देते हैं? तो अच कह देते हैं। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं।
अब हम देख लेते हैं वर्गीकरण जीवा के आधार पर। तो जीवा के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन से? अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर क्या हो जाएंगे? जो जीव के अगले हिस्से से उच्चारित होते हैं या किए जाते हैं उसे हम बोल देंगे अग्रस्वर। मध्य स्वर क्या हो जाएगा? यानी उदासीन, जो जीव के मध्य हिस्से से बोला जाए, ना आगे से ना पीछे से, उसे हम बोल देंगे मध्य स्वर या उदासीन भी बोल देंगे। पश्च स्वर कैसे बोल देंगे? जो जीव के पिछले हिस्से से उच्चारित होते हैं उन्हें हम बोल देते हैं पश्च स्वर। कौन कौन से होते हैं हमारे? जैसे अग्रस्वर होते हैं छोटी ई, बड़े ई, ए, आई। कुल मिला के कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। ऐसे ही मध्य स्वर कौन सा होता है? मध्य स्वर एक ही होता है जो कि है आ। ठीक है। और पश्च स्वर कितने होते हैं? तो पश्च स्वर 5 होते हैं। कौन कौन से? बड़ा आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। तो ये सब हमारे क्या होते हैं? पश्च स्वर होते हैं। अब याद कैसे रखें? तो याद करने की इसकी ट्रिक हम ऐसे बना सकते हैं, जैसे कि जैसे हमारा ई है या बड़ा ई है, चाहे ए है चाहे बड़ा ए है, इनको हम देखें तो ये आगे की तरफ थोड़े लौटने के यानी घूमे हुए हैं। अगर हम देखें, अगर ये गिरेंगे तो किधर की ओर गिरेंगे? अपने राइट साइड की ओर गिर आएंगे, बिल्कुल आगे की ओर। इसलिए हम ऐसे याद रख सकते हैं कि ये क्या है? आगे की ओर लौटने के थोड़े यहाँ से, तो ये आगे की ओर गिर जाएंगे, तो ऐसे ये क्या है? अग्रसर हो जाएंगे। जैसे हम आ देख लें, चाहे बड़ा आ देख लें, वो देख लें, तो इसमें कोई लौटने का नहीं है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे? हमारे सभी पश्च स्वर हो जाएंगे, और जो हमारा आ रह जाएगा वो बचा रह जाएगा मध्य स्वर में। ठीक है। ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं। और कैसे याद कर सकते हैं? ओ भी रह गया, ओ, औ, ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे? पश्च स्वर। अब आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हम देख लें, देखो हमारे स्वर कितने होते हैं? 11। तो 5 और 1 6, और 6 और 4 10, तो 10 हो गए। जबकि हमारे स्वर कितने हैं? 11। तो हमने इसमें एक भूल गए, जो कि री। री इसमें लिया नहीं जाता। उच्चारण के आधार पर हम देखें, अगर जीवा के आधार पर, तो री को नहीं लिया जाता। क्यों नहीं लिया जाता उसको हम जानते हैं। जैसे कि मैं यहाँ लिखा हुआ, जीवा के आधार पर वर्गीकरण हो तो री को क्यों शामिल नहीं किया जाता? क्या कारण है? देखो, री का जो साउंड आता है, जब हम री बोलते हैं तो री जो आता है व्यंजन का साउंड आता है। इसका जो री जो है इस तरह का साउंड आता है, जैसे जहाँ पे छोटी की मात्रा लगी हुई है तो री वाला साउंड आता है। कौन सा? एक व्यंजन का साउंड आता है। तो इसीलिए इसको जीवा के यानी उच्चारण के आधार पर नहीं शामिल किया जाता है। तो देखो री किस तरह से दिखाई देता है? री एक तो हमें ऐसे दिखाई देगा पूर्ण रूप से, ऋषि, ऋण, रिद्धि। तो इनमें हमें दिख रहा होगा ऋषि पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा है, और कई ऐसे शब्द होंगे जिनमें पूर्ण रूप से नहीं दिखाई देगा। जैसे जैसे देखो षष्ठी, देखो यहाँ लगा हुआ है, घृणा, कृष्ट, मृदा, गृह। तो यहाँ पे री जो है हमें पूर्ण रूप से नहीं दिखाई देता। या तो री हमें स्पष्ट दिखाई देता है या री स्पष्ट नहीं दिखाई देता। इसका उच्चारण क्या है? तो व्यंजन की तरह री की जैसा है, इसीलिए इसको उच्चारण में शामिल नहीं किया गया। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है? तो 10 हो जाती है। तो किसको शामिल नहीं किया गया? तो री को शामिल नहीं किया गया है इसमें। क्लियर? हम री और रा में अंतर देख लेते हैं, इनमें क्या भेद है। तो हम जानते हैं री जो है एक तरह का स्वर है, जबकि रा जो है एक व्यंजन है। रा के भेद देख लेते हैं, व्यंजन की जो रा है उसके भेद देख लेते हैं। तो रा के 3 भेद होते हैं मुख्यतः। कौन कौन से? एक तो होता रा का सामान्य रूप, एक होता रा का रेफ रूप, और एक होता रा का पदेन रूप। अब रेफ रूप क्या होता है? रेफ रूप जिसमें रा क्लियर दिखाई दे, स्पष्ट, जैसे राकेश, रमेश, रोशन, रौनक। इनमें हमें क्या है? रा क्लियर दिखाई देता है। और रा का रेफ रूप क्या है? जिसमें रा हमें ऊपर उड़ा हुआ दिखाई देगा, यानी रेफ यानी रूफ ऊपर की ओर लगा हुआ दिखाई देगा। ठीक है। तो ये हमें दिख रहा होगा यहाँ पे ऊपर लगा हुआ है। और रा का पदेन रूप क्या होता है? जो पद यानी पैरों पे लगा हुआ हो, यानी नीचे लगा हुआ हो, जैसे क्रम, प्रकार, क्रिया। देखो यहाँ पे नीचे लगा हुआ है, यहाँ नीचे लगा हुआ। अब ये जो हमारे रूप होते हैं, जैसे रा का जो सामान्य रूप होता है और रा का पदेन जो रूप होता है, ये अपने आप में कैसे होते हैं? पूर्ण। जबकि जो रा का जो रेफ रूप होता है वो कैसा होता है? अपने आप में आधा होता है। रा का रेफ रूप कैसा होता है? आधा होता है। जबकि अन्य रा कैसे होते हैं? तो पूर्ण होते हैं। रा का रेफ रूप कैसा होगा? अपने आप में आधा। जैसे हम देख लेते हैं ट्रक। ट्रक में एग्जाम्पल मैं ऐसे लिख देता हूँ, साइड में एक पेज ले लेते हैं। जैसे ट्रक लिखा हुआ है, ट्रक में ये रा का साइन नहीं होता है। ठीक है, पूरा रा का साइन नहीं होता है। जैसे ट्रक लिखा है
ट्रक में रा ये होता है, ये जिसे हम क्या बोलते हैं, रा का पदेन रूप बोलते हैं। पदेन रूप जो होता है हमने अभी पढ़ा, ये अपने आप में कैसा होता है, तो पूर्ण होता है, पूरा रा होता है, ये पूरा पढ़ा है। जब ये पूर्ण होता है तो फिर ये क्या होता है, तो ये होता है हलंत। क्या होता है ये, हलंत। टा को पूर्ण करने के लिए, टा अपने आप में आधा होता है। क्यों, जैसे हमने देखा, जैसे द्वित्व व्यंजन पढ़ते हैं, जैसे हम कोई समान वर्ण जो रिपीट होते हैं अक्षर लिखते हैं, जैसे दिल्ली लिखते हैं तो एक आधा लिख देते हैं, जैसे बच्चा लिखते हैं तो एक चार, ऐसा पूरा चार नहीं बनाते तो आधा लिख देते हैं। ऐसे ही जब हमारा दो वर्ण एक संग आएंगे, दो शब्द जब हम लिखेंगे, जैसे ट्रक लिखा हमने, तो रात ये अपने आप में पदेन कैसा पूर्ण होता है और टा भी पूर्ण है, तो दो पूर्ण चीज़ें एक संग नहीं लिखी जा सकती, इसलिए टा को हमें क्या करना पड़ता है, आधा बनाना पड़ता है। तो ये क्या होता है, हलंत होता है। तो इससे को लग के ये क्या बनता है, ट्रक बनता है। तो रा अपने आप में पूर्ण होता है और टा अपने आप में आधा होता है, तब हम बोलते हैं इसे ट्रक कहते हैं। या आई बात समझ में। या हम ऐसा भी समझ लेते हैं, अन्य रूप ऐसे भी कहते हैं कि जो रा आता है, ये परेन रूप जो आता है, ये खड़ी पाई के साथ आता है। जब खड़ी पाई के साथ आएगा तभी ये हमेशा आएगा। यहाँ देखें तो टा में कोई खड़ी पाई दिख रही है क्या, कोई खड़ी पाई नहीं है, इसलिए इसको सहायता के लिए, ताकि खड़ी पाई ऐसा लगे, तो यहाँ पे ये लगा देते हैं हलंत। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो मुख खुलने के आधार पर स्वरों को चार भागों में बांटा गया है। कैसे, एक होता विवर्त स्वर, एक होता अर्ध विवर्त स्वर, एक होता संवर्त स्वर और एक होता अर्ध संवृत स्वर। तो ये चार भागों में बांटा गया। विवर्त स्वर किसे कहते हैं, जिसमें मुख पूरा खुले, उसे हम बोल लेते हैं विवर्त स्वर। अर्ध विवर्त स्वर किसे कह देंगे, जिसमें मुख आधा खुले, उसे अर्ध विवर्त कह देंगे। और संवर्त स्वर किसे कहते हैं, जिसमें मुख लगभग बंद हो, तो उसे हम संवृत स्वर कह देते हैं। तो अर्ध संवृत स्वर किसे कहते हैं, जिसमें मुख आधा बंद हो, यानी नीचे की ओर से बंद हो, आधा बंद हो, उसे हम बोल देंगे, क्या बोल देंगे, अर्ध संवृत स्वर। क्लियर है। अब हम आगे देखें इसको याद कैसे रखेंगे। तो देखो पहले देख लेते कौन कौन से होते हैं। जैसे विवर्त स्वर होता है, कौन सा, आ होता है। अर्ध विवर्त स्वर कैसा होता है, छोटा आ, ए और औ, ये हमारे अर्ध विवर्त स्वर होते हैं। और संवृत स्वर कौन से होते हैं, जैसे ई, बड़ी ई, ऊ और ऊ। और अर्ध संवृत स्वर कौन से होते हैं, तो ए और ओ, छोटा वाला ए और छोटा वाला ओ, ये हमारे अर्ध संवृत स्वर होते हैं। याद कैसे रखोगे इसको, ऐसे ही एक ट्रिक है, चाहे तो आप अपनी बना सकते हैं, कैसे भी याद करने का तरीका हम याद कर लें। रटने में तो ये हम भूल जाते हैं, गलती हो जाती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ विवर्त स्वर, विवर्त में हम बी उठा लें, बी से हम कहते हैं कि विवाह, विवाह में आना है, तो आप क्या कहोगे, हाँ आ जाऊँगा, क्या आ जाऊँगा। जैसे विवाह में आना है तो आ जाऊँगा, इससे हम लिखाएंगे विवाह से आ हो जाएगा, आना है। फिर इसके बाद तीसरा देख लेते हैं संवृत स्वर का, तो सबको लेके आना, आना है संवृत, सबसे याद रखेंगे, सबको लेके आना है। किसको, संवृत, सबको किसको, ई को और ऊ को, सब ई और ऊ को लेके आना है। तो ई और ऊ किस में आ जाएंगे, हमारे संवृत स्वर में आ जाएंगे। क्लियर। जैसे ही तुम शादी में आओगे यानी ब्याह में आओगे तो देखेंगे, मैं जैसे देखूंगा तो क्या कहूँगा कि अर्ध संवृत, यानी आधे ही लोग आए हैं, तो मैं क्या कहूँगा, ए ओ, आधे कहाँ हैं, यानी ए ओ। अब ए ओ किससे कहूँगा, जब कोई छोटा होगा, इसलिए यहाँ से याद रखेंगे, छोटा ए और छोटा ओ किस में आ जाएगा, असंवृत में। ए ओ किससे कह सकते हैं, जो कोई छोटा होगा, इसलिए हम याद रखेंगे असंवृत में। आधे कहाँ हैं, ए, इस तरह से ओ, तो इसमें कह देंगे अर्ध संवृत स्वर ए और ओ हो जाएंगे। और बचे हुए कैसे रह जाएंगे, तो अर्ध विवर्त स्वर हो जाएंगे। क्लियर। तो क्या हो जाएगी इसकी ट्रिक, विवाह में आना है, ठीक है, क्या कहोगे आप, हाँ आ जाऊँगा, तो 20 हो जाएगा हमारा, आ जाएगा। किसको लेके आना, तो सबको लेके आना, सबको, ई को और ऊ को लेके आना। किसको लेके आना, ई और ऊ को लेके आना है। अब शादी में कैसे, आधे ही लोग पहुँचे, आधे ही पहुँचे तो क्या कह देंगे, ए ओ कहाँ है, तो ऐसे हम बोल देंगे। तो किसको बोलेंगे, छोटे लोगों को तो बोल सकते हैं, बड़े से तो हम ए ओ कह के बात कर नहीं सकते, तो इनको बोल देंगे। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं जातीय विभाजन। स्वरों का हम जातीय विभाजन देख लें तो स्वरों को दो भागों में बांटा गया है, चार सजातीय स्वर और एक है विजातीय स्वर। सजातीय स्वर क्या होते हैं, वे स्वर जो एक ही जाति के हों उन्हें हम सजातीय स्वर कह देते हैं, और जो वे स्वर जो अलग अलग जाति के हों उन्हें हम विजातीय स्वर कह देते हैं। जैसे बड़ा वाला आ देखेंगे तो किस किस से मिलकर बना होता है, छोटा आ और छोटा आ से मिलकर बना होता है, यानी समान जाति के से
मिलके बने हुए होते हैं, इसलिए हम इनको बोल देते हैं सजाती। जैसे बड़ी ई है, छोटी ई और छोटी ई मिलके बना हुआ होता है, तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, तो इनको हम सजाती कहते हैं। जैसे बड़ा ऊ है तो छोटा ऊ और छोटा ऊ से मिलके बने हुए होते हैं। जबकि हम इधर बात कर लें, जैसे ए है, बड़ा ए है, ओ है, औ है, तो किससे मिलके बने हुए होते हैं? इन सब में आ तो रहता ही है, साथ में जैसे हमारा छोटा वाला ए है तो यहाँ पे ई रहता है, जबकि बड़ा वाला ए जो आएगा आ प्लस ए मिलकर क्या बनेंगे? बड़ा वाला ए बनेंगे। इसी प्रकार देखें तो आ में ऊ लग जाएगा तो तुम्हारा बन जाता ओ। अगर आ में ओ लग जाएगा छोटा वाला तो क्या बन जाएगा? बड़ा ओ बन जाता है। इन्हीं को संयुक्त स्वर भी कह देते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? संयुक्त स्वर। और ये आ, ई और ऊ ये अपने आप में कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, ये तो किसी से मिलके बने हुए होते नहीं हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतने ही रखते हैं, और किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बता दीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है हमारी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।